Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about the Vision IAS PT 365 environments. We have completed our polity sections of PT 365. One who did not see my videos, please go through these polity videos and this will become your milestone in your preparation for the UPSC prelims 2023. आज हम लोग एनवायरमेंट की चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हमें कितना टाइम स्पेंड करना है पॉलिटी गवर्नमेंट वाले सेक्शन पे, एनवायरमेंट वाले सेक्शन पे कितना हमें टाइम स्पेंड करना है, राइट। तो हमारा जो पहला चैप्टर है दोस्तों वो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और क्लाइमेट चेंज में पहला जो सेक्शन है इसमें ग्लोबल सिनेरियो है, और ग्लोबल सिनेरियो में आपके 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। पहला तो आईपीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद मीथेन इमिशन और फिर ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस। ये है आपका पहला यूनिट के पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव्स, और इसमें आप ढेर सारे कॉन्फ्रेंसेज पढ़ेंगे जैसे कि COP27, LT-LEDs भरेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, UNOC पढ़ेंगे, UN ओशन कॉन्फ्रेंस, और IRMIB पढ़ेंगे। मतलब दुनिया भर में जो पिछले साल जितने तरीके के कॉन्फ्रेंस हुए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उन सबको देखने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 हो जाएगा। और उसके बाद पार्ट 3 जो होगा चैप्टर 1 का, वो क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन से है। तो ये आपका 3rd चैप्टर हो गया। 4th चैप्टर क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स है। तो दोस्तों इसमें देखिए पहले ही चैप्टर में 4 यूनिट हो जाते हैं आपके, तो कोशिश करेंगे कि हम चारों को अलग अलग बेहतर तरीके से डिस्कस करें। तो उसके बाद जो आपका दूसरा यूनिट है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपको हर एक चैप्टर को अगर आप 2-2 घंटे देते हैं तो 8 घंटे में आपके पूरे फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाने चाहिए, अगर आपको अच्छे से रिवाइज करना है तो। और दूसरा चैप्टर आपका पॉल्यूशन से होगा, और पॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन है, और फिर आपका यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन और लाइट पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट है, और फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज है कि जो कि पॉल्यूशन पर कौन कौन से हुए हैं। और वहीं अगर 3rd यूनिट की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी आ जाता है, और बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन से चैप्टर है, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज, कन्वेंशन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं, और ये रिवीजन के ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, और मेंस के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेस्ट, वेटलैंड्स है, अदर बायोडाइवर्सिटी है। 5वां जो यूनिट है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, एसडीजीज के एनवायरमेंट रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, ग्रीन परमिट, क्लाउड फॉरेस्ट असेसमेंट, ये एसेट्स या फिर अल्टरनेटिव फ्यूल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये जो कुछ भी है ये 4th यूनिट में देखेंगे हम। तो 4th यूनिट सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें 10 यूनिट है। एक्चुअली में जो आपका 4th यूनिट इसमें 10 चैप्टर्स हैं। 5वें यूनिट में आपका ज्योग्राफी के बारे में है, सीफ्लोरा स्प्रेडिंग थ्योरी, और 6ठे यूनिट में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में वर्णन किया गया है, राइट। और 7वें में अपेंडिक्स है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड जो आपका न्यूज रहा था, तो इन सबको देखेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप पहले यूनिट को 8 घंटे और इतना ही तरीके से अगर आपको गहराई से समझना है तो, अन्यथा आप गो थ्रू, कई लोग होते हैं जो एक दिन में ही पूरी मैगजीन्स को खत्म कर देते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप ऐसा करें। मैं चाहता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो। तो प्लीज आप गो थ्रू जाइए, आप ऐसे पढ़िए कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। और अगर आप दोबारा पढ़ें तो वो सिर्फ रिवीजन के ख्याल से पढ़े, इस ख्याल से ना पढ़े कि हमें समझ नहीं आया। आपको एक बार में ही सारी तथ्यों को समझ लेना है, और जब दोबारा पढ़े तो आप इस ख्याल से पढ़े कि आपका वो रिवीजन हो। आपके पास कुल 6 चैप्टर है, यानी कि 30 से 40 घंटे में, यानी कि मैक्सिमम अगर कहें तो 2 दिन में ये आप पूरी की पूरी चीजों को समझ सकते हैं, और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ये मतलब कि आप इन्वायरमेंट पे जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप 2 दिन से ज्यादा इसमें न लगाएं, मुझे जहां तक लगता है, राइट। दोस्तों आप मेरी बात से कितना सहमत है ये कमेंट करके जरूर बताएं। अब आइए हम इसमें से कुछ चैप्टर्स को देखने की कोशिश करते हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पहला यूनिट है वो क्लाइमेट चेंज से है, और उसमें पहला चैप्टर क्लाइमेट यूनिट से है, क्लाइमेट चेंज से है, और उसमें पहला यूनिट जो है आपका ग्लोबल सिनारियो से है। और ग्लोबल सिनारियो में आपको पता होगा कि आईपीसीसी का 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया है। अब ये चर्चा में क्यों है देख लेते हैं कि आईपीसी रिलीज द 3rd पार्ट ऑफ द 6th असेसमेंट रिपोर्ट। टाइटल क्या है उस रिपोर्ट का, तो क्लाइमेट चेंज 2022, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, द वर्किंग ग्रुप 3rd कंट्रीब्यूशन टू द 6th असेसमेंट रिपोर्ट। यानी कि जो आईपीसीसी है ये अपने 6th असेसमेंट रिपोर्ट का तीसरा पार्ट रिलीज किया है, राइट। इसके पहले 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट ना दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि आईपीसीसी क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आईपीसीसी का पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये है क्या दोस्तों, तो एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएटिंग है, इसको बनाया गया था 1988 में, किसके द्वारा, तो वर्ल्ड
मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO के द्वारा बनाया गया था, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि IPCC को बनाने वाले दो लोग हैं, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP। आप इसको भूलेंगे नहीं। और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद क्या था बनाने का? तो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को एट ऑल लेवल एंड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दैट कैन यूज डेवलप्ड क्लाइमेट पॉलिसीज, यानी कि दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो क्लाइमेट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो संस्था है वो गाइड का काम करेगी। अब IPCC इज द UN बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड क्लाइमेट चेंज, और ये साइंस रिलेटेड जितने भी क्लाइमेट चेंज होती है उसको असेस करने के लिए UN की एक बॉडी है। याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन से अलग नहीं है IPCC। और 195 मेंबर है, और अपना देश तिरंगा भी इसका एक मेंबर है। अब अदर की इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में? तो प्रिपेयर्स असेसमेंट रिपोर्ट्स, सोशल स्पेशल रिपोर्ट्स, मेथोलॉजिकल reports assessing the states of knowledge and climate change. However, it does not itself engage in scientific research. In 2007, the IPCC was awarded the Nobel Peace Prize. याद रखेंगे, IPCC को 2007 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये 3 तरीके के रिपोर्ट बनाती है। कौन कौन? असेसमेंट रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट और मेथोलॉजिकल रिपोर्ट। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये खुद से नहीं बनाती, इसके कई तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से इससे रिलेटेड वो इनको काम करती है रिपोर्ट बनाने का। प्रोवाइड्स एन अपडेटेड। अब इनका अबाउट द रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो रिपोर्ट किया गया है वो क्या है। तो ये रिपोर्ट प्रोवाइड करता है अपडेटेड ग्लोबल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोसेस एंड प्लीजेस एंड एग्जामिन्स द सोर्सेस ऑफ ग्लोबल इमिशंस। तो ये जो रिपोर्ट है आपको ये अपडेटेड है और ग्लोबल असेसमेंट करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और साथ ही साथ ये जो इसको मिटिगेट करने का प्रोसेस वो भी बताता है और उसको एग्जामाइन करता है, और ग्लोबल इमिशंस के बारे में बताता है। अब AR6 का जो रिपोर्ट है, असेसमेंट रिपोर्ट 6, इसके अदर रिपोर्ट्स क्या है? तो रिपोर्ट्स ऑफ वर्किंग ग्रुप 1 ये क्या करता है? तो क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस रिलीज्ड इन अगस्त 2021। रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप 2 क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट्स अडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी रिलीज्ड इन फरवरी 2022। सिंथेसिस रिपोर्ट शेड्यूल्ड टू प्लीज इन 2023। ठीक है, ये 2023 में निकालने वाली है। कौन सी? सिंथेसिस रिपोर्ट। और 2022 में कौन सा निकला था? तो क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट अडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी, ये फरवरी 2022 में निकला था, लेकिन सिंथेसिस रिपोर्ट ये आपका 2023 में प्रकाशित किया जाएगा IPCC के द्वारा। अब मिटिगेशन टारगेट क्या है? फॉर अचीविंग द क्लाइमेट गोल एज पर द IPCC AR6 रिपोर्ट। तो दुनिया का टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस पीक बिफोर 2025 रिड्यूस्ड बाय 43% बाय 2030, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रहे हैं अभी दुनिया में वो 2030 तक 43% कम करना लक्ष्य है। रीच ग्लोबल नेट जीरो CO2 इमिशन इन अर्ली 2050, यानी कि 2050 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है उसको नेट जीरो तक लाना, ये लक्ष्य है इसका। मीथेन रिडक्शन बाय 34% बाय 2030, और 2030 तक मीथेन का जो इमिशन है उसको 30% तक 34% तक कम करना है। अब ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना है कहां तक? तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन पीक बिफोर 2025 रिड्यूस्ड बाय 27% बाय 2030। और ये क्या है? तो रीच ग्लोबल नेट जीरो CO2 इमिशन अराउंड द अर्ली 2070s फॉर बोथ रैपिड एंड डीप इमिशंस रिडक्शन इमीडिएट ग्रीन हाउस गैस इन ऑल सेक्टर्स फॉलोइंग थ्रू 2030, 40 एंड 250। राइट, नेविगेशन CO2 इमिशंस आफ्टर द पॉइंट ऑफ नेट जीरो, यानी कि नेविगेशन CO2 इमिशंस आफ्टर द पॉइंट ऑफ नेट जीरो। राइट दोस्तों, अब हम बात जान लेते हैं कि की फाइंडिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि इस रिपोर्ट के क्या मुख्य बातें हैं। तो इमिशन ट्रेंड के बारे में बताया गया है, यानी कि 2010 से 19 के बीच टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन कंटिन्यूड टू राइज, लगातार बढ़ते जा रहा है। 1850 से लेकर के प्रेजेंट तक कम्युलेटिव नेट CO2 इमिशंस बढ़ा है। नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंक्रीज्ड सिंस 2010 अक्रॉस ऑल मेजर सेक्टर्स ग्लोबली। एवरेज एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस ड्यूरिंग 2010 से 19 हायर देन एनी प्रीवियस डिकेड। रेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन 2010 एंड 2019 लोअर देन प्रीवियस डिकेड्स। अब हम सेक्टर देख लेते हैं कि किसमें कितना CO2 इमिट हुआ है 2019 में। देखिए, तो आपका सबसे ज्यादा हो जाता है एनर्जी सप्लाई सेक्टर में 34% CO2 इमिशन हुआ है, और सबसे कम आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में CO2 5% हुआ है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 14% हुआ है, और अगर हम एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री और अदर लैंड यूज की हम बात करें तो 22% है,
और दूसरे नंबर पर आपका इंडस्ट्री आ जाता है 24%। तो सबसे पहला सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, उसमें सबसे ज्यादा CO2 इमिशन होता है, और दूसरा है आपका इंडस्ट्री सेक्टर में। अब वेरिएशन इन रीजनल कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, एटलीस्ट 18 कंट्रीज सस्टेन्ड greenhouse gas emission reduction for the longer than 10 years. Least developed countries and small islands developing countries has much lower per capita emission than the global average, excluding CO2 emission from land use change and forestry. 10% of households with the highest per capita emission contribute a disproportionately large share of a global household greenhouse gas emissions. राइट, यानी कि जो हायर पर कैपिटा इमिशंस है वो सबसे ज्यादा हाउस होल्ड से 10% आपको ग्रीन हाउस गैस रिलीज होते हैं। राइट दोस्तों, तो ये बात है। अब इससे जुड़े हुए और एक बात है इनएडिक्वेट करंट पॉलिसीज। इन्होंने ये कहा है कि इसको टैकल करने के लिए दुनिया भर में जो पॉलिसीज बन रही है वो पर्याप्त नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ मीडियन ग्लोबल वार्मिंग 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 2100 विदाउट स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉलिसीज। अब क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल फ्लोज आर 3 to 6 टाइम्स लोअर देन लेवल्स नीडेड बाय 2030 टू लिमिट वार्मिंग टू बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट दोस्तों, ये बात है। अब मीथेन इमिशन की हम बात कर लेते हैं कि मीथेन इमिशन क्या है। रिसेंटली द ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2023 बेस लाइन रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन एंड यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। पहली बात की आपको याद रखना है कि ये जो मीथेन इमिशन ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो क्लाइमेट क्लीन एयर कोएलिशन एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम दोनों मिल करके ये रिपोर्ट जारी करते हैं। राइट, अब और भी न्यूज में क्यों है दोस्तों ये, तो रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड एट द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि COP27 की मीटिंग में इसको रिलीज किया गया था। टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एग्जामिन्स बेसलाइन प्रोजेक्शंस ऑफ मीथेन इमिशन ओवर द कमिंग डिकेड एंड इम्प्लीकेशंस फॉर द ग्लोबल मीथेन प्लीज GMP टारगेट्स। अब की फाइंडिंग क्या है, अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमोस्फेयर इज 260% ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले अब जो है मीथेन का इमिशन जो है 260% बढ़ चुका है। ह्यूमन ड्रिवन मीथेन इमिशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 45% ऑफ करेंट नेट वार्मिंग 2021 सॉ द लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज रिकॉर्डेड। राइट, अब हम थोड़ा सा मीथेन के बारे में जान लेते हैं कि ये इतना घातक क्यों है। तो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है ये, यानी कि रंगहीन और गंधहीन है। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस है ये, नेचुरल गैस का ये प्राइमरी कंपोनेंट है। पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। लाइफ स्पेन इन एटमोस्फेयर क्या है, तो 20 साल तक रहता है। फ्यूअर देन CO2। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना होता है इसका, तो 80 टाइम ग्रेटर देन CO2 होता है, यानी कि जितना ग्लोबल वार्मिंग CO2 करेगा उसका 80 गुना ज्यादा मीथेन करेगा। और रेस्पॉन्सिबल किसके किसके लिए होता है, तो मोर देन 25% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, और हाफ ऑफ द ग्रोथ इन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन, यानी कि ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन फॉर्मेशन हो रहा है उसका आधा जिम्मेदार तो अकेले मीथेन गैस है। इंडिया एमंग द टॉप 5 मीथेन इमिटर्स इन द वर्ल्ड। तो भारत जो है दुनिया के 5 सबसे ज्यादा मीथेन इमिट करने वाले देशों में गिना जाता है। अब मीथेन आता कहां से है, तो मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन इमिशंस सीम्स टू बी बायोलॉजिकल इन ओरिजिन रादर देन हैविंग बीन रिलीज्ड फ्रॉम द बिलो अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो जनरली ये बायोलॉजिकल ओरिजिन से आता है। तो देखिए वेटलैंड से सबसे ज्यादा आपका कितना, तो 161.6 मिलियन टन पर ईयर, यानी कि वेटलैंड यानी मार्सी लैंड से सबसे ज्यादा आपका मीथेन गैस रिलीज होता है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल जब आप निकालते हो तो उसके साथ गैसेज भी निकलते हैं, तो मीथेन गैस भी निकलता है इसके साथ साथ। तो 129.5 मिलियन टन पर ईयर। उसके बाद लाइव स्टॉक्स 103, उसके बाद लैंडफिल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट से 72.9, नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स से 37.5 सब मिलियन टन्स पर ईयर है। राइस कल्टीवेशन से 34, बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर से 27.7, टर्माइट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल से 24.2 मिलियन टन्स पर ईयर मीथेन इमिशन होता है।
अब इससे रिलेटेड न्यूज क्या है तो आइए देख लेते हैं। तो एक ग्लोबल मीथेन प्लीज है जीएमपी, अब ये रिसेंटली ज्वाइंड, ऑस्ट्रेलिया जो है रिसेंटली ज्वाइन किया है जीएमपी को लेकर के। भारत जो है इसका मेंबर नहीं है। आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जीएमपी का मेंबर भारत नहीं है। लॉन्च एट कॉप 26 इन 2021 टू कैटलाइज एक्शन टू रिड्यूस मीथेन इमिशन। और एक तरीके का ये कैसा, ये एनजीओ है, ये भी याद रखेंगे आप। कौन? तो ग्लोबल मीथेन प्लीज एक तरीके का एनजीओ है और भारत इसका मेंबर नहीं है। और COP26 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। अब कौन लीड करता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन लीड करता है। टू कलेक्टिवली रिड्यूस मीथेन इमिशन बाय एटलीस्ट 30% बिलो एट 2020 लेवल्स बाय 2030। मेंबरशिप मोर देन 100 सेंचुरी पार्टिसिपेंट्स टुगेदर रेस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ ग्लोबल ह्यूमन caused methane emissions. India did not sign the peace because of its concerns over the impact on trade on the country's vast farm sector and the role of livestock in the rural economy. अब ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जीईएम की अगर बात करें तो एज पर द जीईएम just 30 fossil fuel companies account for nearly half of the planet warming methane emitted by the world's energy sector. राइट, तो दुनिया के मात्र 30 फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं जो इतना ज्यादा इमिट करती है प्लेनेट पर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू डेवलप शेयर इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर क्लीन एनर्जी। राइट, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, तो आईमीओ के बारे में हम जान लेते हैं कि ये है क्या। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय आईमीओ, यानी कि इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी, कटिंग मीथेन इमिशन इज अ फास्टेस्ट वे टू टैकल क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट टर्म। राइट, एन इनिशिएटिव बाय द यूएनएपी लॉन्च्ड इन 2021 विद सपोर्ट फ्रॉम द यूरोपियन कमीशन। एम क्या है? टू कैटलाइज रिडक्शन ऑफ मीथेन इमिशंस स्टार्टिंग विद फॉसिल फ्यूल सेक्टर्स। अब कोर क्या है? कोर इंप्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लीज। नासाज अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इमिट मिशन नासा चलाती है और इसका क्या मोटो है देख लेते हैं। तो मीथेन सुपर इमिटर्स वेयर मैप्ड बाय नासाज अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। इमिट मिशन हेल्प टू आइडेंटिफाई मोर देन 50 सुपर एमिटर्स ऑफ मीथेन गैस इन सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। सुपर इमिटर्स कौन कौन से? तो फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर टिपिकली इन द फॉसिल फ्यूल, वेस्ट और एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट इमिट मीथेन एट ए हाई रेट्स। अब हम बात करते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस की। तो ये न्यूज में क्यों है दोस्तों? तो अ टीम ऑफ रिसर्चर हैज फ्लैग्ड चेंजिंग केमिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न रीजन ऑफ द Arctic Ocean after discovering acidity levels increasing 3 to 4 times faster than ocean water elsewhere. राइट, तो ओशियन वाटर में एसिडिटी के बढ़ने से ऐसा माना जा रहा है कि अब जो आइस है वो पिघल रहे हैं। अभी तक तो ग्लोबल वार्मिंग को इसको जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन अब ओशियन वाटर एसिडिटी को इसके जिम्मेदार ठहराए जाने की बात चल रही है। यानी कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है ये ओशियन वाटर के एसिडिटी से भी रिलेटेड है। ये अब क्या है ओशियन एसिडिफिकेशन? द रिडक्शन इन द पीएच ऑफ द ओशियन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। प्राइमरी काउज अपटेक ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर। तो इससे क्या होता है कि कार्बोलिक एसिड यानी कि H2CO3 की मात्रा बढ़ती है, इससे एसिडिटी बढ़ती है। किसकी एसिडिटी बढ़ती है? तो आपका ओशियंस की बढ़ती है। इम्पैक्ट क्या होगा? तो हार्मफुल टू द लाइफ फ्रॉम रिलेइंग ऑन अ कार्बोनेट बेस्ड सेल एंड स्केलेटन अल्टरनेट मरीन फूड चेन्स, यानी कि जो भी कार्बोनेट स्केलेटन वाले लोग हैं, जीव हैं, उनके ऊपर ये इफेक्ट डालेगा। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क यानी कि गोवा ऑन है क्या? ये तो कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड 2012 में हुआ था और इसका एम क्या है? तो डिटेक्ट अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन इन एस्चुरीज कोस्टल ओपन ओशियन environments and the resulting impact on marine ecosystem and to make the information available to optimize modeling studies. राइट, ये काम है इसका गोवा ऑन का। अब ओशियन एसिडिफिकेशन वर्क कैसे कर लेता है तो आप डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो अबंडेंट हेल्दी कोरल्स, मोलस्क एंड अदर मरीन कैल्सिफायर्स ये सब हैं
तो क्या होगा, सी वाटर का पीएच लेवल जनरली 8 के आसपास होता है। अब क्या करिए कि लेट 80s के पहले क्या होता था, रिड्यूस्ड एसिडिटी होती थी, लोअर कंसंट्रेशन CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत कम होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलता था, क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3 बनता है, और यहीं से आपका हाइड्रोजन फ्री हाइड्रोजन आयंस मिलता है और HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या हो रहा है, जब CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो ये जो है, जो फल फूल रहे थे इनकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनके लिए नुकसानदायक होता है। फ्यूअर स्मॉलर एंड मरीन कैल्सिफायर्स। तो आपका अगर ये मात्रा बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ रही है, देख रहे हैं 8 से नीचे आ रहा है, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 ये पानी में मिलेगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बोनिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, H+ आयन बढ़ेगा, और उस तरीके से बाइकार्बोनेट आयन भी पानी में बढ़ता जाएगा, और जो कि इस तरह के जो जीव हैं उनके लिए ये हानि पैदा करेगा। कौन कौन, तो आपके हो जाते हैं कोरल्स, मोलस्कास और मरीन कैल्सिफायर्स, इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये स्टडी में पाया गया है। अब अबाउट आर्कटिक रीजन के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है। तो जियोग्राफिक रीजन स्प्रेडिंग अराउंड द नॉर्थ पोल, generally defined as the area within the Arctic Circle, a line of latitude about 66.5 degree north of the equator. Significance of Arctic क्या है, तो melting of ice due to climate change making region more accessible for the economic exploitation, oil and gas reserves, metals and minerals, possibilities to open northern sea route as a new trade route, help circulate world's ocean currents, characterize as a world climate change, यानी कि बैरोमीटर। तो ये आप देख सकते हैं, ये कनाडा है, ये रसिया है, ये आपका आर्कटिक ओशन है, राइट, ये आपका यूएस है। तो कई बार दोस्तों सवाल पूछ दिया जाता है कि आर्कटिक ओशन के ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, साउथ में कौन है, नॉर्थ में कौन है। तो याद रखेंगे, नॉर्थ में आपका यूएस पड़ता है, एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट है, और आपका सी ऑफ ओस्तुप पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, और ईस्ट में रसिया पड़ता है, आपका वेस्ट में कनाडा पड़ता है, और अगर साउथ की बात करें तो ग्रीनलैंड पड़ता है साउथ वेस्ट में, ठीक है, और नॉर्वे का पार्ट यहाँ पड़ता है दोस्तों एक साउथ में। साउथ में जनरली अगर हम बात करें तो नॉर्डिक कंट्रीज पड़ते हैं, फिनलैंड, आपका स्वीडन, नॉर्वे, ये पड़ते हैं, राइट। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है। और इंडिया और आर्कटिक से रिलेटेड क्या है, तो आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम सिंस 2007 विद सेवरल एक्सपेडिशन अंडरटेकन टिल डेट, यूनिवर्स अनवेल्ड इट्स फर्स्ट आर्टिकल पॉलिसी। तो हाल ही में भारत ने अपना पहला आर्कटिक पॉलिसी जारी किया है। वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स ऑफ द आर्कटिक काउंसिल, इंडिया आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट नॉर्वे एंड सर्व्स एज ए हब ऑफ इंडियन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सिंस 2008 से लेकर के। तो कहाँ पर है, याद रखेंगे, हिमाद्री में है भारत का साइंटिफिक रिसर्च सेंटर इन आर्कटिक। अभी से रिलेटेड न्यूज क्या है ये देख लेते हैं। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, आर्कटिक इज हीटिंग अप 4 times एज फास्ट एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ए है क्या, तो एनहांसमेंट ऑफ नियर सरफेस एयर टेम्परेचर चेंज ओवर आर्कटिक रिलेटिव टू लोअर लैटिट्यूड, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नियर सरफेस एयर टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है मुकाबले की जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं। तो काउज ऑफ ए क्या है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं दोस्तों आर्कटिक सरफेस के नियर जो एयर है उसके टेम्परेचर में बदलाव होना। इसका कारण क्या है, तो कारण है ग्लोबल वार्मिंग, आइस एल्बिडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वेपर फीडबैक और ओशियन हीट ट्रांसपोर्ट। ये आपका आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के कारण से है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो अफेक्ट फाउना एंड रीजन स्पेशली पोलर बियर्स, वेल्स एंड सील्स, would open up new sea trade routes, would facilitate further extractions of natural resources। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर आपका समझाया हुआ है कि कैसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। तो देखिए क्या होगा कि वार्मिंग ऑफ द लोअर एटमॉस्फेरिक थ्रू द बैक रेडिएशंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस, more haze and clouds, more aerosol particles in the atmosphere, right। तो यहाँ से क्या होगा, lower energy flows, a rise in air temperature, global warming, melting of ice and ice snow, क्या होगा यहाँ से, और इसके बाद क्या होगा, इंटेंसिफाइड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ओशन, लेस रिफ्लेक्शंस, मोर एब्जॉर्प्शंस होगा, और फिर वार्मिंग ऑफ द अपर ओशन लेयर, और फिर वापस से ये जॉम्बी आइस और डूम्ड आइस। ये क्या है दोस्तों, जॉम्बी आइस या डूम्ड आइस, तो जॉम्बी आइस फ्रॉम मैसिव आइस ग्रीनलैंड
ice sheet will eventually raise global sea level by at least 10 inches. It's it's the ice is still attached to thicker areas of ice but no longer getting fed by other large glaciers because parent glaciers are getting less replenishing स्नो। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022 ये क्या है तो रिलीज करता है यूएस नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एनुअली सिंस 2006, a peer reviewed source and provide an up to date environmental information on Arctic. Key highlights of report क्या है तो Arctic continues to warm more than twice as fit as the rest of globe. Persistent summer sea ice due to the cooler surface water and north winds at चुकची सी। ठीक है दोस्तों, ये बात। अब हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। और हाल ही में COP27 की बैठक हुई थी, आपको पता होगा, मिस्र के शर्म अल शेख में, तो उसी से ये आपका रिलेटेड है। तो COP26 यानी कि ग्लासगो में जो हुआ था 2021 में, उसका आउटकम क्या था पहले हम देख लेते हैं। तो वहां पर किया गया था साइन ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, तो फर्स्ट ईवर COP डिसीजन टू explicitly target action against fossil fuel, calling for a phase down of unbuttoned coal and phase out of inefficient fossil fuel subsidies। यानी कि जो भी दुनिया जो है फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज देती है उनको फेज आउट करना, और साथ ही साथ कोल से रिलेटेड जो भी अनवेटेड फ्यूल्स हैं उनको भी फेज डाउन करना। फाइनलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स ये किया गया था COP26 में ही। शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम ऑन द ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्शन पोस्ट COP26 बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड विद द आउटकम सच एज फर्स्ट टेक्निकल डायलॉग ऑफ द ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट ऑन अ ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, यानी कि GEGGA। ये तो बून क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया गया था। क्या क्या फर्स्ट टेक्निकल डायलॉग ऑफ द ग्लोबल स्टॉकटेक, और ये ड्राफ्ट निकाला गया था। इस पे कौन सा ड्राफ्ट तो ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। अब हम बात कर लेते हैं COP26 की। ये तो बात रही थी COP26 की, तो अब COP27 के बारे में बात करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है। एम्स टू बिल्ड एंड प्रीवियस सक्सेस इंक्लूडिंग द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट COP26 एंड पेव द वे फॉर द हायर एम्बिशन ऑन मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड क्लाइमेट फाइनेंस विद फोकस ऑन लॉस एंड डैमेज। आल्सो इंक्लूड द 78th सेशन ऑफ द COP serving as the meeting of the parties to the Kyoto Protocol and the 4th session of the COP serving as the meeting of the parties of the Paris Agreement, right? ये इंक्लूड करता है किसको किसको तो पार्टीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल और साथ ही साथ पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। कंक्लूडेड विद रिलीज ऑफ शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अब क्या किया टारगेट रखा गया था इसमें तो अडॉप्टिंग ट्रांसफॉर्मेटिव अडेप्टेशन एजेंडा, providing mobilization, delivering climate finance for developing countries, avoid backsliding on the commitment of pledges, ensuring a managed and just transition based on low emission and climate resilient development, action to clarify support for loss and damages, shifting from pleasing to the implementation of scale and on time। राइट दोस्तों, अब की आउटकम्स क्या रहा COP27 का ये देख लेते हैं। एरिया ऑफ डिस्कशन है और डिसीजन देख लेते हैं। तो क्लाइमेट टारगेट के क्षेत्र में क्या डिसीजन लिया गया तो कंट्रीज रिक्वेस्टेड टू रिविजिट एंड स्ट्रेंथ देयर 2030 क्लाइमेट टारगेट बाय द एंड ऑफ 2023 एज नेसेसरी टू अलाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट, राइट। और मिटिगेशन क्या लिया गया तो फाइनलाइज डिटेल ऑफ मिटिगेशन वर्क program to urgently set up mitigation, evaluation and implementation of this decade। इसको फाइनलाइज किया तो मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम को फाइनलाइज किया। क्या अडॉप्ट किया गया तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क फॉर द ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन टू बी अंडरटेकन थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अंडर द ग्लासगो शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम इन 2023 एट COP28। न्यू प्लीज टोटलिंग मोर देन $230 million USD मेड टू द अडेप्टेशन फंड, ये अडेप्ट किया गया। फाइनेंस किया तो शर्म अल शेख डायलॉग लॉन्च्ड ऑन आर्टिकल 2.1C ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट टू रिपोर्ट बैक एट COP28। आर्टिकल 2.1C है क्या तो ये फाइनेंशियल फ्लोज के बारे में बात करता है, शुड बी अलाइंड विद द ग्लोबल टेम्परेचर टारगेट। अब लॉस एंड डैमेज, न्यू फंडिंग अरेंजमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉर लॉस एंड
डैमेज। तो पहली बार इसमें लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना करी गई और ये करेगा क्या, तो विल असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज दैट आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अ ट्रांजिशन कमिटी टू बी सेट अप to make recommendations for the operationalization of the new funding arrangement at COP28. Institutional arrangements for the operationalization of the Santiago network. The host of the secretariat of the network will be selected by 2023। ठीक है, चलिए अब एनर्जी सेक्टर के बारे में क्या क्या बात किया गया ये देख लेते हैं। तो कॉल टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स लो एमिशन एनर्जी सिस्टम्स, ये बात किया गया कि ऐसी एनर्जी सिस्टम बनाया जाए कि जो लो इमिशन करते हैं। कॉल टू एक्सेलरेट एफर्ट टुवर्ड्स द फेज डाउन ऑफ अनबेटेड कोल पावर एंड फेज आउट ऑफ इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, राइट। और फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म के बारे में देख लेते हैं, क्या रिफॉर्म लाया गया। तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड इंटरनेशनल financial institutions encouraged to reform their operational model, channels and instrument to address the global climate emergency. Just Transition, a work program on just transition launch किया गया, includes annual high-level ministerial roundtables with the first taking place at COP26, COP28 next year. अब एग्रीकल्चरल के बारे में क्या किया गया, तो कोरोनिविया जर ज्वाइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर, याद रखेंगे KJWA किससे रिलेटेड है, तो COP28 से रिलेटेड है। इसका पूरा नाम क्या है, तो कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चरल गिव अनदर 4-year lease to establishment of 4-year term also joint work on the implementation of climate actions on agricultural and food security. और KJW is the only program to focus on agriculture and food security under the UNFCCC, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम ऑफ द टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क सेटअप फॉर 2023 से लेकर के 27। और भी कुछ बातें थी, तो फर्स्ट COP अंडर डिसीजन टू मेंशन फूड, रिवर, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, टिपिंग पॉइंट्स एंड द राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। तो इससे रिलेटेड ये पहला कॉप था जिसमें इन सब के बारे में बात की गई। और डिटेल्ड, ठीक है, अगर आप जानना चाहें तो यहाँ जाकर के विजिट कर सकते हैं। अब रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या रहा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा सेट्स प्रायोरिटी, सिग्नेटरी टूज द टू breakthrough agenda have mapped out priority actions to be delivered by COP28 climate summit to help make clean technologies cheaper and cleaner। तो भारत भी इसका एक मेंबर है। Launched at COP26 by a coalition of about 25 world leaders, India is also a signatory member। Objective क्या है इसका, तो to provide a framework for the country's business and civil society for the decarbonization under 5 key sectors of power, road transport, steel, hydrogen and agriculture। Priority action include agreements to develop common definitions for low emission and near zero emission steel, hydrogen and sustainable batteries। ठीक है, ramp up employment of essential infrastructure project, set a common target date to phase out the pollution agreement, polluting cars and vehicles consistent with the Paris Agreement, stimulate global demand for the green industrial goods। अब फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन क्या है, तो लॉन्च्ड बाय द US वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एट COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इंडिया हैज ज्वाइंड द फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन स्टीयरिंग बोर्ड, a global initiative harnessing the purchasing power of companies to decarbonize even hard to abate industrial sectors। और इसमें कौन कौन आएंगे, तो एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल्स, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील एंड trucking sector, accounting of 37% global emissions। 6 to commercialize zero carbon technologies to scale up critical emerging technologies essential of the net zero transition। राइट दोस्तों, तो ये बात है। अब हम बात कर रहे थे ड्राइव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल रिसर्च डेवलपमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन की। तो प्रायोरिटी एक्शन सपोर्टेड बाय द वेरियस इनिशिएटिव, फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, तो लार्जेस्ट मिनिस्ट्रियल क्लाइमेट फंड focused on the transformational climate innovation in 72 middle and low income countries including India। Mission Possible partnership, ये क्या है, an alliance of Mission Possible partnership, an alliance of the leading climate organization। Indonesia Just Energy Transition Partnership,
TP. Recently, Indonesia Just Energy Transition Partnership to mobilize $20 billion has presented at the sideline of the G20 summit. JTB अगर हम बात करें तो क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट इन विच डोनर कंट्री वर्क टुगेदर to accelerate the early retirement of high emission of infrastructure in partner country, provide support for the investment in renewable energy and related infrastructure. First JTEP announced in 2021 by the South Africa and the International Partners Group of France, Germany and United Kingdom, the United States of America and the European Union. ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूएनएफसीसी की। अगर हमने इतनी चीजें पढ़ भी ली हैं तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये बोन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, पहली बात तो याद रखेंगे। यूएनएफसीसी क्या है? तो एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ओपनड फॉर द सिग्नेचर एट द रियो अर्थ समिट 1992 में इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था। और इंटर फोर्स में कब आया? ये 1994 में आया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस इन द एटमोस्फेयर एट ए लेवल that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system within a time frame sufficient to allow ecosystem to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened, to enable economic development to proceed in a sustainable manner. Membership has near universal membership, 198 parties, इंडिया भी इसका मेंबर है। अदर की इंफॉर्मेशन क्या है? तो की अरेंजमेंट एस्टेब्लिश्ड अंडर द कन्वेंशन, क्या क्या किया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इसी के अंतर्गत किया गया है। अब ये कैसे ऑपरेट करते हैं? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP, और उसके बाद होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एट द मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, और तीसरा है पार्टीज ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो तीन इसके विंग है। तो COP ये क्या है? तो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ द कन्वेंशन। ऑल स्टेट्स दैट आर पार्टीज टू द कन्वेंशन आर रिप्रेजेंटेड एट द COP मीट्स एवरी ईयर अनलेस द पार्टीज डिसाइड अदरवाइज। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, ऑल स्टेट दैट आर पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल आर represented, states that are not parties participate as observer। और अब ये क्या है आपका? पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट, तो oversees the implementation of the Paris Agreement and takes a decision to promote its effective implementation. All states that are parties to the Paris Agreement are represented. States that are not parties participated observer। राइट दोस्तों, तो ये था आपका यूएनएफसीसी। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों इंडियाज, क्या हम देख ही लेते हैं यहाँ पर एलटी लेड्स के बारे में कि एलटी लेड्स है क्या और ये न्यूज में कौन है। तो इंडियाज हैज सबमिटेड इट्स लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी LT लेड्स टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूएनएफसीसी। इंडिया लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी यानी कि LT लीड्स की कंसिडरेशन फॉर इंडिया अप्रोच क्या है? तो इंडिया हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन टू द क्यूमुलेटिव ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बीइंग minuscules. India has significant energy needs for the development. India is committed to pursuing low carbon strategies for the development and it actively pursuing them as per the national circumstances. India needs to build क्लाइमेट रेजिलियंस। तो ये भारत का अप्रोच है LT लीड्स में। अब LT लीड्स के बारे में जान लेते हैं कि पार्टीज टू द यूएनएफसीसी एग्री टू फॉर्मुलेट एंड कम्युनिकेट LT लीड्स अंडर द आर्टिकल 4.19 of the Paris Agreement during the COP26 at Glasgow. Party that have not yet done so had been urged to communicate their LT leads by COP27 or formulated mindful of the article. Consider common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of the different national circumstances. Not mandatory अनलाइक NDCs, राइट। एक पहली बात तो ये LT लीड्स जो है ये आपका मैंडेटरी नहीं है, टिपिकली ब्रॉडर इन स्कोप देन NDCs एंड इनकॉर्पोरेट डेवलपमेंट गोल्स as well as the required levels of the investment and the government expenditure। अब हम बात कर लेते हैं LT लीड्स की
क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं और करंट पॉलिसीज और टारगेट क्या है इसका। तो लो कार्बन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कंसिस्टेंट विद द डेवलपमेंट। एनडीसी इसका टारगेट है 50% ऑफ नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है इसका। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाएगा ये, और अ 3-fold राइज इन न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2032 तक। इंटीग्रेटेड एफिशिएंट इंक्लूसिव लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025, और इंडियन रेलवे टू बिकम नेट जीरो बाय 2030 के आसपास। राइट दोस्तों। अब है अडेप्टेशन इन अर्बन डिजाइन एनर्जी एंड मल्टीलैटरल एफिशिएंसी बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। नेशनल बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, इको निवास संहिता, इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान लाया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी 2021 एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, ये सब इसी के अंतर्गत काम करेंगे, इसी के स्ट्रेटजी के अंतर्गत काम करेंगे। इकोनॉमी वाइड डीकपलिंग ऑफ ग्रोथ एंड एमिशंस एंड डेवलपिंग ऑफ एफिशिएंट इनोवेटिव लो इमिशन इंडस्ट्री सिस्टम। तो ये इसमें क्या क्या प्रोविजंस है। तो नेशनल मिशंस ऑफ एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल हैबिटेट स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग स्कीम्स, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, और आपका फिर है ई वेस्ट एंड स्टील रिसाइकलिंग, और फिर ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन। CO2 रिमूवल एंड द रिलेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस क्या है। तो कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज। R&D बिल्डिंग एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी इवॉल्व करना। एनहांसिंग फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर consistent with the socio-economic and ecological consideration. NDC target create an additional carbon sink of 2000.3 billion tons of CO2 equivalent by 2030. Other voluntary contribution क्या है। to restore 26 million hectare degraded land by 2030. 12 national biodiversity targets in line with the 20 global Aichi biodiversity goals. Major policies and institutions, national missions for a green India, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नगर वन योजना, नेशनल रेड प्लस रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन स्ट्रेटजी 2018 ETC इसके अंतर्गत सब आएंगे। यानी कि जो एलटीलीड्स भारत का स्ट्रेटजी है उसके अंतर्गत भारत के ये सारे स्कीम्स हैं और इन स्ट्रेटजी के ऊपर सब काम कर रहे हैं। ये भारत ने बताया है UNFCCC में कि देखिए आपने जो एलटीलीड्स बनाया है उसके तहत हमारे देश में ये कानून है, ये तरह के प्रोविजन है और इस स्ट्रेटजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। राइट, ये प्रोविजन सारा बताया गया है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लो कार्बन डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। तो बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बाई से भी जारी करता है। आपको पता होगा सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप स्टैब्लिश बाई RBI के द्वारा किया गया था। राइट, अबाउट इंडियाज एलटीलीड्स के बारे में जान लेते हैं क्या है ये। तो लेज आउट द स्टेप्स टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, यानी कि जितने स्कीम्स हैं सबका उद्देश्य एक ही है कि भारत में 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस के लक्ष्य को हासिल करना है। रेस्ट ऑन 7 की ट्रांजिशन टू लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज इन्फॉर्म्ड बाय द विजन्स ऑफ लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने जो प्राइम ग्लासगो में लाइफ नामक एक लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट इनिशिएटिव शुरू किया था, तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। रिलेटेड न्यूज इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन लॉन्च्ड बाय द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टू इंकरेज यूथ बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 23 years to become message bearer of sustainable lifestyle. The youth will be encouraged to submit the climate actions that contribute to the lifestyles for the environment within their capacity, which are sustainable and scalable and serve as a good practices that can be shared globally. राइट दोस्तों, तो ये कैंपेन है जो भारत सरकार चलाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताओ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।